प्रशांत किशोर का खौफ कितना है कि जहां वो पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर न पहुंचते तो जेपी के स्मारक की बिजली और कितने दिनों तक कटी होती किसी को पता नहीं। जब वह कल्याण दिखा जा रहे थे उन्हें रोका गया। हाँ, एसडीएम से भिड़ंत हाँ, एसडीएम से भिड़ंत हुई। उनके जाने के बाद मुकदमे हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें छूने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। इसी पॉडकास्ट में आप खुलासा भी कर देते हैं कि आरसीपी सिंह कैसे प्रशांत किशोर के करीब है। जैसे आप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मानते हैं, वैसे ही इसके सूत्रधार तो प्रशांत किशोर को, जिसके पास राजनीतिक हेमंत बिस्व शर्मा क्या उन्हें भाजपा में भी शामिल नहीं करा पाए? बिहार में दो जाति है ना, राजपूत और कुशवाहा। वह वोट देने के समय अपनी ही जाति के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पसंद। तीसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है झंझारपुर की सीट। तो झंझारपुर सीट पर जीते हुए हैं नीतीश मिश्रा। आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन पहले वह जेडीयू के विधायक हुआ। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा बीजेपी से थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक से सीपीआई या आरजेडी। क्या लग रहा है महागठबंधन में सब ठीक तो है ना? यदि सब कुछ ठीक होता तो कहीं भी आपने एक बड़ा सा फोटो सेशन देखा? नहीं तो आपने देखा ही था कि भाई लोकसभा चुनाव के दौरान भी तो राहुल गांधी खटाखट कर रहे थे, और कहां आरजेडी ने कह दिया कि 70 सीटें ही मिलेगी। 50 से 55 के बीच सीटें हो सकती हैं, लेकिन ये पंचायत कब और पंचायती कौन करे? मुझे लगता है तेजस्वी यादव कांग्रेस को ब्लैक। चिराग पासवान नाराज हो गए। चिराग पासवान की नाराजगी पिछले एक हफ्ते में दूर कर दी। एनडीए को बहुमत प्राप्त होगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। देखिए, चकाई तो एक ऐसी सीट है जो इतिहास ही लिखता है। लालू यादव का गृह जिला गोपालगंज ही है, लेकिन लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने, तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने कभी गोपालगंज से चुनाव नहीं लड़ा। धर्मदेव यादव, उनके नाम की बहुत सारी चर्चा हो रही कि धर्मदेव यादव वहां जनसुराज पार्टी की ओर से लगातार फील्डिंग सजाए हुए हैं। क्या खबर है झाझा की? झाझा को लेकर एनडीए फोल्ड में नीतीश कुमार की दादागिरी दिखी। नीतीश के विरोध के बाद और जीते कौन थे? रविंदर यादव, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। झाझा में ये हुआ कि 2020 में दामोदर रावत चुनाव जीते, लेकिन वोट कितना आया? यदि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए, उम्मीदवार वही रहा, तो वह हार गया। साधु यादव भी चुनाव लड़ गए कि 2 यादव या 3 यादव लग जाते हैं तो यादव वोट जो है वह सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरफ बढ़ जाता है। हाँ। कि अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है लखीसराय की सीट। क्या कह रहा है? बहुत हॉट सीट की चर्चा कर, बहुत हॉट सीट की चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, लेकिन अब हर राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये साल है चुनाव का और अब जनता भी हिसाब किताब के मूड में आ चुकी है। और आप बखूबी जानते हैं कि आज संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और एक बार फिर से आपके लिए लाइव सिटीज लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। तो देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम कई विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे, तो एक बार आप नजर डालिए कि आखिर वो विधानसभा सीटें कौन कौन सी होंगी। देखिए, पहली सीट होगी बरौली की सीट, दूसरी होगी झाझा की सीट, तीसरी होगी झंझारपुर की सीट, चौथी होगी चकाई की सीट, 5वीं होगी लखीसराय की सीट और अंतिम सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो होगी शेखपुरा की सीट। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ चुका है और सबसे पहले जिस विधानसभा सीट का हम जिक्र करेंगे वो है बरौली की सीट। क्या कह रहा है बरौली? देखिए, बरौली की चर्चा आप करना चाहती हैं समरीन जी। गोपालगंज जिले में बरौली विधानसभा क्षेत्र है, और जब हम 2010, 2015 और 2020 के नतीजे को देखते हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे को, तो यह दिखता है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहे हैं
उस गठबंधन की उम्मीदवार को जीत मिल गई है। अच्छा। यदि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए, उम्मीदवार वही रहा, तो वह हार गया। तो आप देखिए, हम तो यह बताएंगे कि दावेदार कौन कौन है। पहले 2020 के विधानसभा चुनाव की ही बात कर ले। यहां से राम परवेश राय बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं, जिन्हें मत आया 81,956, 81,956, और चुनाव हार गए आरजेडी के रियाजुल हक राजू। उन्हें मत आया 67,801। तो देखिए, राम परवेश राय चुनाव जीत गए। अब 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, जब बिहार में महागठबंधन था, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, लालू यादव और कांग्रेस के साथ थे। तो यहां राम परवेश राय चुनाव हार गए। अच्छा। नीतीश कुमार के साथ रहे तो 2010 में जीते, 2020 में जीते, लेकिन 2015 में हार गए। और यहां चुनाव जीत गए आरजेडी के मोहम्मद नेमातुल्ला, जो अब दूसरी पार्टी में है। तो मोहम्मद नेमातुल्ला, उन्हें मत आया था 61,690, और उन्होंने राम परवेश राय, जो 2010 में नीतीश कुमार की मदद से, नीतीश कुमार की आंधी में चुनाव जीते थे, उन्हें हरा दिया। राम परवेश राय को मत आए थे 61,186, मतलब नजदीकी मुकाबला हुआ था। और साधु यादव भी चुनाव लड़ गए थे। साधु यादव उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी थी 2015 में, लेकिन भद्द पिट गई थी। और जमानत जब्त हुई थी। उन्हें मत आए थे मात्र 3,819, मात्र 3,819। लेकिन याद रखिएगा कि साधु यादव जब 2020 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गोपालगंज में चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने काफी अच्छा किया था, चुनाव भले ही हार गए थे। अब 2010, देखिए, हमने कहा नीतीश कुमार की आंधी चल रही थी, सुशासन का नारा था, तो राम परवेश राय चुनाव जीते थे 45,234 मत लाकर बीजेपी के। और वही मोहम्मद नेमातुल्ला, जो नीतीश कुमार के साथ होने पर चुनाव जीते 2015 में, वह 2010 में हार गए थे 34,820 मत लाकर। अच्छा। तो अब बात करते हैं 2025 की, कि यहाँ कौन कौन लोग चुनाव लड़ने के लिए उतावले हैं, या किनके किनके नामों की चर्चा चल रही है। तो देखिए, बीजेपी से, मतलब एनडीए फोल्ड से, यह सीट बीजेपी के खाते में ही जाती दिखाई पड़ रही है। जब सीट शेयरिंग होगी तो फिर से राम परवेश राय, लेकिन उम्र हो गई है, लोग यह भी कह रहे हैं कि वह उत्तराधिकार अपने परिवार में किसी को सौंपना चाहते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे में राम परवेश राय के बेटे राजेश कुमार सिंह की चर्चा भी खूब तेज हो रही है। लेकिन बड़ा फैसला बीजेपी के भीतर होना है कि जिनके पिता रिटायर हो रहे हैं या जो बेटिकट होंगे, क्या उनके बेटों को टिकट मिलेगा? क्योंकि ऐसी दावेदारी किसी एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ नहीं होनी है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में होनी है। आप देख ही रहे हैं, नंद किशोर यादव पटना साहिब में, प्रेम कुमार गया में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। तो तय होना है, लेकिन यह सीट बीजेपी के खाते में रहेगी। हाँ, ये कंफर्म है। अब देखिए, सामने कौन होगा इंडिया ब्लॉक से, तो आरजेडी ही लड़ती रही है। बिल्कुल। तो आरजेडी से क्या रियाजुल हक राजू चुनाव फिर से लड़ेंगे? बिल्कुल, यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। हार गए थे। हाँ, 20 में हार गए थे। क्या फिर से मौका मिलेगा? और गोपालगंज जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या उनमें से किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अकलियत को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा? यह भी यक्ष प्रश्न आरजेडी के समक्ष होता है। लेकिन रियाजुल हक राजू अकेले दावेदार नहीं है, क्योंकि देखिए 2025 में इस बात का खतरा बना ही रहता है, और जब से भाजपा की राजनीति तेज हुई है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। तो ऐसे में देखिए, दिलीप सिंह हैं, जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष भी हैं, एमएलसी का चुनाव भी लड़ा है, माल जाल भी सब कुछ है। तो इनकी चर्चा भी खूब हो रही है कि यह भी आरजेडी के बहुत ही मजबूत दावेदार हैं और तेजस्वी यादव के निरंतर संपर्क में हैं। अच्छा। यदि हम तीसरा नाम लें तो गुरफान रशीद उर्फ मिंटू भाई, इनकी चर्चा भी हो रही है। तो इंडिया ब्लॉक में यह सीट आरजेडी को मिलेगी। अब आरजेडी किसी अकलियत को लड़ाता है या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के डर से। अब देखिए, रियाजुल हक राजू के बारे में आपको हम बताएं कि यह 2005 के एक चुनाव में
विधायक बन भी गए थे, लेकिन जी विधानसभा भंग हो गई हाँ थी। भंग जी, हो गई जी, थी, जी, सरकार नहीं बनी थी। तो यह स्थिति दोनों बड़े गठबंधनों की है। लेकिन इधर के दिनों में किस पार्टी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है? जनसुराज। जनसुराज बिल्कुल, प्रशांत बिल्कुल। किशोर। और प्रशांत किशोर इधर के दिनों में छपरा सीमान उन्हीं इलाकों में दौरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। जनसुराज के भी कई दावेदार प्रशांत किशोर अपने समीकरण के तहत दोनों गठबंधनों की उम्मीदवारों को देखकर, दावेदारों को देखकर ही टिकट देंगे, यह बात भी करीब करीब तय है। हाँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। जनसुराज में जो सक्रिय दिख रहे हैं या जिन्हें चुनाव लड़ने की चाहत है, उसमें देखिए फैज अहमद है, अच्छा, स्कूल संचालक हैं, जिला पार्षद हैं, और प्रशांत किशोर की पदयात्रा जो 2 साल पहले शुरू हुई थी उसमें शामिल रहे हैं। अच्छा, तो फैज अहमद के नाम फैज अहमद के नाम की बहुत चर्चा हो रही है। और देखिए यह पहले जेडीयू के प्रवक्ता भी रहे हैं, अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी जी, के। जी। अब देखिए दूसरा नाम जनसुराज में जो चुनाव लड़ने को इच्छुक बताए जा रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से, और हमारे वहां के जो रिपोर्टर्स हैं जो जानकारी दी है, राजेंद्र सिंह हैं। यह पहले भाजपा में थे, लेकिन अब जनसुराज की बात कर रहे हैं, जनसुराजी बने हुए हैं। और तीसरा नाम है विकास सिंह का। ये कोर कमेटी के मेंबर भी हैं जनसुराज के, जैसा मुझे बताया गया है जी। ये बेतिया जिले के प्रभारी भी हैं जनसुराज के, और पहले राजद में थे। अच्छा। तो यह स्थिति तो बरौली जो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में है, जहां आपको पता है कि लालू यादव का गृह जिला बिल्कुल गोपालगंज ही है। जी, लेकिन जी। लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने, तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने कभी गोपालगंज से चुनाव नहीं लड़ा। साधु यादव विधायक भी बने, सांसद भी बने। किस्सा कहानी बहुत है कि जब वह एक बार सांसद बन गए 2004 में, तो 2009 में परिसीमन ऐसा हुआ कि वह सीट ही रिजर्व हो गई, और फिर साधु यादव बेदखल हुए तो हो ही गए। तो यह बरौली की खबर है। ये बरौली की खबर है। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का भी। क्या लगता है आपको, चिराग पासवान को लेकर के अक्सर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, अब भी कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान नाराज हो गए। क्या खबर आ रही है चिराग को लेकर के? नाराज हैं, नाराजगी दूर हो गई है, क्या है मन में चिराग? नहीं, देखिए मुझे लगता है समरीन जी की चिराग पासवान की नाराजगी पिछले 1 हफ्ते में दूर कर दी गई है। दूर कर दी गई। हाँ, और एनडीए फोल्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो भ्रांति, जो शंका, जो संशय नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर था, यह तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चुनाव का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इस बात पर लोग चुप्पी साध लेते थे कि क्या चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत प्राप्त होगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस पर सबसे अधिक सवाल उठाने वाले या जिनके भीतर सबसे ज्यादा द्वंद्व रहा करता था, वह चिराग पासवान ही थे। तो अब चिराग पासवान खुले तौर पर कह रहे हैं, दरभंगा में उन्होंने कहा, अब मीडिया के दूसरे साथियों से भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए, चिराग पासवान स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते किसी दूसरे विकल्प या किसी दूसरे गठबंधन के साथ कोई तालमेल की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया है 2025 के चुनाव के बाद भी। तो यह द्वंद्व, तो यह भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान को संकेत मिल चुका है कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई इफबट अब नहीं है। अच्छा, कोई शक शुबा नहीं, कोई शक शुबा नहीं है। और आपने यह भी देखा कि चिराग पासवान ने पटना में, पहले तो देखिए दिल्ली में विनोद तावड़े जाकर मिले थे उनसे, पटना में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। और जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलते हैं तो बाहरी मन में जो कुछ हो, जब आमने सामने होते हैं तो वह चाचा भतीजे की तरह होते हैं। तो चिराग पासवान ने जो बातें रखी, वह बातें नीतीश कुमार ने मान भी ली। बिहार में रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा बनेगी। और यह भी देखिए, चिराग पासवान को भी पता है कि हमें एनडीए फोल्ड में जो सीटें मिलनी है, वह नीतीश कुमार के जेडीयू के खाते की अधिकाधिक सीटें होंगी।
बिल्कुल। तो ऐसे में आप नीतीश कुमार से जबरिया छीन नहीं सकते। बैर नहीं चलेगा। हाँ, बैर नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। तो अब दोनों के बीच संबंध सुधर रहे हैं। हम्म। देखिए, एक जगह पर दोनों पहुंचे थे और जाने और आने के क्रम में अनायास टकरा गए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। बिल्कुल, तो इसे बिल्कुल। लेकर कितनी सारी बातें हो गई, लेकिन उस मुलाकात का कोई राजनीतिक माने मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ। चिराग पासवान एनडीए फोल्ड में हैं, नीतीश कुमार से संबंध सुधरे हैं, बीजेपी ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। तो ये स्थिति है चिराग पासवान को लेकर। जी, तो देखिए, दूसरी विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है झाझा की सीट। क्या खबर है झाझा की? देखिए, जमुई जिले में झाझा विधानसभा क्षेत्र, और यदि हम 2020 के चुनाव को देखें, विधानसभा के चुनाव को, तो आप कह सकते हैं कि झाझा में झाझा को लेकर एनडीए फोल्ड में नीतीश कुमार की दादागिरी दिखी थी। दादागिरी दिखी हाँ, नीतीश कुमार की दादागिरी दिखी थी जी। झाझा इस बात का प्रमाण है, क्योंकि 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, बिल्कुल, लालू और कांग्रेस के संग जी थे, जी जी, तब भी झाझा सीट बीजेपी ने जीती थी। मतलब नीतीश के विरोध के बाद भी। और जीते कौन थे? रविंदर यादव, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार ने यह सीट ही बीजेपी से छीन ली। सीट ही छीन ली, यानी कि दादागिरी। हाँ, दादागिरी। हाँ, बिल्कुल। तो एनडीए फोल में 2020 में यह सीट जेडीयू को प्राप्त हो गई लड़ने, और उम्मीदवार बने दामोदर रावत, जो 2015 में हार गए थे। लेकिन नीतीश कुमार, तो झाझा में यह हुआ कि 2020 में दामोदर रावत चुनाव जीत गए। दामोदर रावत को 76,972 मत आया, और आरजेडी की उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को 75,293 मत आया। मतलब नजदीकी मुकाबला हुआ, बिल्कुल, बहुत नजदीकी मुकाबला। यहां देखिए, बीएसपी का प्रभाव भी दिखा, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, और विनोद यादव प्रत्याशी थे, उन्हें 13,479 मत मिले थे। रविंदर यादव निवर्तमान एमएलए भाजपा वाले, जी जी जी, जो बेटिकट किए गए, सीट नहीं मिली, वह चले गए थे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में। हाँ। 2020 में क्या हो रहा था आपको पता ही है। तो यह रविंदर यादव लोजपा के प्रत्याशी हो गए, लेकिन वोट कितना आया? वोट आया मात्र 11,762। मात्र 11,000। मात्र 11,000। 2015 में आप एमएलए थे, बिल्कुल, 2015 से 2020 जी। तो ये स्थिति रही। अब 2015 को भी समझ लीजिए। 2015 में हमने कहा ही कि नीतीश नहीं थे एनडीए में, फिर भी यह सीट बीजेपी किस मुश्किल में थी 2015 में, आप जान ही रहे हैं कि भाई बिहार में महागठबंधन की सरकार ही बन गई थी। रविंदर यादव तमाम विरोधों के बाद भी जीते थे 65,537 मत लाकर, और दामोदर रावत, जिनके लिए 2020 में नीतीश कुमार ने सीट छीनी, वह चुनाव हारे थे 43,451 मत लाकर। और विनोद यादव, जो 2020 में बीएसपी के प्रत्याशी थे, वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे, उन्हें 20,745 मत आया था। और बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी की कुछ जमीन यहां है, क्योंकि देखिए आबिद कौसर, उन्हें 11,444 मत मिले थे। तो झाझा में आप यह भी समझ सकती हैं कि 2 यादव या 3 यादव लड़ जाते हैं, तो यादव वोट जो है वह सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरफ बच जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और इसका फायदा 2020 में दामोदर रावत को मिला। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में क्या होगा। तो 2025 में यह सीट फिर से जेडीयू के खाते में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाना है, और अति पिछड़ी राजनीति करनी है नीतीश कुमार को। बात माननी पड़ेगी, सीट है। तो यह सीट तो जेडीयू ही लड़ेगी। अब लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आरजेडी से कौन लड़ेगा। तो आरजेडी से क्या राजेंद्र प्रसाद, लेकिन और भी कई चर्चा है, नामों की चर्चा है, जैसे डॉक्टर नीरज शाह है। अच्छा। यह बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आए।
और लगातार सक्रिय हैं। फिर जो हमने एक्स एमएलए रविंदर यादव की बात करी 2015 वाले, उनके भतीजे गुड्डू यादव हैं। यह लोकसभा चुनाव के वक्त आरजेडी में शामिल हुए थे। लेकिन एक और चर्चा हो रही है कि जमुई में श्रेयसी सिंह के खिलाफ इस बार जयप्रकाश नारायण यादव के भाई विजय प्रकाश यादव को नहीं लड़ाया जाएगा। अच्छा। वहां उम्मीदवार आरजेडी का दूसरा होगा। रविंदर मंडल की चर्चा है या अजय प्रताप सिंह की चर्चा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि देखिए, झाझा में आरजेडी से सबसे बड़ी दावेदारी जयप्रकाश नारायण यादव के परिवार की बन रही है। अब विजय प्रकाश या जयप्रकाश नारायण यादव के कोई बच्चे चुनाव लड़ेंगे तो यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो इंडिपेंडेंट विनोद यादव दोनों चुनावों में दिखाई पड़े हैं, मतलब कभी बीएसपी से और कभी निर्दलीय, यह भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन झाझा का जब जिक्र करते हैं तो प्रगति मेहता पर भी ध्यान रखिए। प्रगति मेहता कभी अच्छे पत्रकार थे, हिंदुस्तान अखबार के मुजफ्फरपुर संस्करण के प्रभारी थे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन 2014 में ही, शायद 2014 में या और कोई एक चुनाव पहले, लालू यादव ने इन्हें इस्तीफा दिलवा दिया था। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। और यह ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को चले गए थे। ठीक है, सांसद का चुनाव, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो प्रगति मेहता की दिलचस्पी भी, प्रगति मेहता ने भी इन दिनों अपनी एनर्जी झाझा में लगा रखी है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना होगा। और यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बात करें तो हमने कहा कि देखिए, यहाँ अति पिछड़ी जाति और यादव, तो धर्मदेव यादव है, उनके नाम की बहुत सारी चर्चा हो रही है कि धर्मदेव यादव वहां जनसुराज पार्टी की ओर से लगातार फील्डिंग सजाए हुए हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जनसुराज से और कई नाम आने हैं, इसलिए देखिए, झाझा को लेकर थोड़ी सी प्रतीक्षा, जब हम झपटा झपटी या फिर सेकंड राउंड में वहां के दावेदारों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूट रहा है। जैसे हमने कहा ना, जयप्रकाश यादव के परिवार की बात हो रही है, तो तब दृश्य और ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम हर हफ्ते अपडेट प्राप्त कर रहे हैं कि किसकी पैरवी कहां लग रही है और किसकी पैरवी कहां टूट रही है। तो यह देखने की बात होगी। बिल्कुल, यानी कि कहां पर एक्सेप्टेंस मिल रहा है और कहां पर रिजेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल सब हम बताएंगे। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का भी। आपने भी देखा है कि प्रशांत किशोर ने बीते दिन कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, चाहे वो फैसला आरसीपी सिंह को लेकर हो या फिर वो फैसला उदय सिंह को लेकर हो। क्या लगता है, क्या सही चाल चल रहे हैं, सही फैसला कर रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में एक फैक्टर तो बन ही गए हैं। बिल्कुल, समझे ना, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। बिल्कुल, सिताब दियारा से शुरुआत हुई और प्रशांत किशोर का खौफ कितना है कि जहां वो पहुंचते हैं और जिस ओर इशारा कर देते हैं, अब प्रशांत किशोर न पहुंचते तो जेपी के स्मारक की बिजली और कितने दिनों तक कटी होती किसी को पता नहीं। बिल्कुल, ठीक है। और प्रशांत किशोर दबंगई भी दिखा रहे हैं, लेकिन वह अनंत सिंह, सूरजभान सिंह या दूसरे जो दबंग हैं, सतीश पांडे, मुन्ना शुक्ला, उनकी तरह दबंग नहीं है। वे संविधान के दबंग हैं, वे कानून के दबंग हैं, वो जानकारी के दबंग हैं। इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और वह लोकतांत्रिक ताकतों की बात कर लेते हैं। आप तो साथ में थी जब वह कल्याण बिघा जा रहे थे, उन्हें रोका गया। हाँ, एसडीएम से भिड़ंत हुई। हाँ, एसडीएम से भिड़ंत हुई, लेकिन एसडीएम कुछ कर ना पाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, मुकदमे हो जाते हैं, उनके जाने के बाद मुकदमे हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें छूने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। और पूरे बिहार में प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए एक सिपाही भी नहीं मांगते। बिल्कुल, जी, एक सिपाही भी नहीं मांगते। बिल्कुल, यहाँ तक कहते हैं कि हमें कुत्ता भी नहीं काटता है। हमें कुत्ता भी नहीं काटता है, तो फिर मुझे सिपाही की जरूरत क्या जरूरत है। तो आपने कहा कि आरसीपी सिंह और उदय सिंह, देखिए दोनों बड़े फैसले हैं। हो क्या रहा था कि प्रशांत किशोर के कहीं जाने के बाद
चाहे वह बिहार की यात्रा कर रहे हो, बिहार के जिलों में हो, पूरी राजनीति पटना से गायब हो जाती थी। बिल्कुल। हाँ, जहां वो है वही राजनीति है। तो अब तो कोई मिल गया ना जो बाकी काम भी देखेगा। हाँ, पटना में। हाँ, देखिए जो मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष है वह राजनीतिक आदमी नहीं है। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर की जो जनसुराज की टीम है उसमें प्रोफेशनल्स काफी हैं। हाँ? तो आरसीपी एक ऐसे, आरसीपी सिंह भाई जेडीयू में नंबर 2 रहे नीतीश कुमार के, दाहिना हाथ भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। और आरसीपी सिंह के बारे में एक बात और कही जाती है कि वह इंसाइक्लोपीडिया है नाम के और चेहरे के। अच्छा। नाम के और चेहरे जी। वह भूलते नहीं है। बिहार के किसी पंचायत की बात कर लीजिए, उस पंचायत में जेडीयू का वर्कर कौन है, आरजेडी का वर्कर कौन है और बीजेपी का वर्कर कौन है, उन्हें बिल्कुल सब पता है। अच्छा। मतलब कहीं इधर उधर उन्हें नंबर्स भी बहुत तेज याद रहते हैं। तो अब प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल टेस्ट वाला एक शख्स मिल गया है। हाँ। और प्रशांत किशोर कह ही रहे हैं कि जब आप दही मठेंगे तो कुछ न कुछ तो होगा ही। हाँ, और देखिए किस तरीके से, मतलब इसी पॉडकास्ट में आप खुलासा भी कर देते हैं कि आरसीपी सिंह कैसे प्रशांत किशोर के करीब आए। हाँ जी। दिलचस्प कहानी है। मतलब विस्तार से कहानी तो किसी और कार्यक्रम में सुनाएंगे। हाँ। लेकिन इसके सूत्रधार, जैसे आप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मानते हैं, वैसे ही इसके सूत्रधार वाईबी गिरी हैं, बिहार के सबसे बड़े वकील। उनके ही घर खबर हमारी ये है कि बैठक हुई थी और बस पहली बैठक में बात बन गई थी कि हम दोनों को साथ चलना है, एक हो जाना। हाँ, एक हो जाना। जबकि दोनों में पहले संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तो वाईबी गिरी तो भाई वकील हैं तो तर्क देना बखूबी जानते हैं। जी। और वाईबी गिरी के बारे में शायद एक जानकारी आपको है कि नहीं है कि 1999 और 2000 में, अब देखिए घोषणा नहीं की जाती है, बताया नहीं जाता है, वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वह बिहार में सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर थे। वाईबी गिरी। हाँ। अच्छा। कोई बिजनेसमैन नहीं था। अच्छा। कोई बिजनेसमैन नहीं था जी। यह वह दौर था जब जंगल राज कहा जाता था। तो सोचिए एक वकील, बिहार का सबसे बड़ा वकील, वह बिहार का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर था। हाँ। तो पहले सबसे बड़े टैक्स पेयर थे वाईबी गिरी और दूसरे सबसे बड़े टैक्स पेयर थे राम बालक महतो, वह भी वकील थे। अच्छा। हाँ, वह भी वकील थे। जी। तो इन दोनों के लिए आप कह सकते हैं बड़ी बात है। लेकिन इसका दूसरा दृश्य भी है कि बिहार में व्यवसाय नहीं था, तब तो कोई व्यवसायी, वकील सबसे बड़े टैक्स पेयर थे, लेकिन ये नहीं। तो प्रशांत किशोर को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास राजनीतिक दिमाग है। बिल्कुल। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया है। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया है जी। और जहां तक उदय सिंह की बात रही, उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह पूर्णिया के सांसद रहे और हम लोग अब तक उन्हें इस रूप में जानते थे, पप्पू बनाम पप्पू। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी। कभी पप्पू सिंह ने पप्पू यादव को हराया, कभी पप्पू यादव ने पप्पू सिंह को हराया। हाँ। तो अब उदय सिंह की उम्र भी 73 साल 74 साल हो गई। अब सोचिए इस उम्र में उन्होंने जब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकारा है तो बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी और उनके पास वह सब कुछ है जिसके लिए दुनिया मरती है। बिल्कुल। जिसके लिए दुनिया मरती है। और किससे कहानियां तो पता ही, वह वैनिटी बैन की कहानी। बिल्कुल जी। कि प्रशांत किशोर से उन्हें लेना कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर को वो दे रहे हैं, देते ही रहते हैं, छोटे भाई। हाँ, छोटे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। तो प्रशांत किशोर को उदय सिंह से ज्यादा सुलझे हुए व्यक्ति कोई मिलते नहीं। बिल्कुल। और कोई गैर विवादित है, राजनैतिक है, राजपूत के चेहरे हैं। बिल्कुल। पकड़ रखते हैं। हाँ, पकड़ रखते हैं। और ध्यान रखिएगा, बिहार में 2 जाति है ना, राजपूत और कुशवाहा। वह वोट देने के समय अपनी ही जाति के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा प्रश्रय देती है। तो उदय सिंह बिना विवाद किए हुए
आनंद आनंद मिश्रा, मिश्रा जी। आनंद मिश्रा का मन नहीं लगा, लेकिन आनंद मिश्रा के साथ भी खेला हो रहा है। आनंद मिश्रा की एंट्री बीजेपी में भी नहीं हो पा रही है, यानी कि लॉक कर दिया गया। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती है कि जिस हेमंत बिश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर के कहने पर या सलाह पर उन्होंने बिहार की सेवा के लिए बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी, तो आप यह बताइए ना, टिकट मिलने की बात बाद में होती, हेमंत बिश्व शर्मा क्या उन्हें भाजपा में भी शामिल नहीं करा पाए? बिल्कुल। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, किसी साजिश से शिकार तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद मिश्रा बिल्कुल। और फिर जब वो अब प्रशांत किशोर से दूर गए हैं, खबर आ रही थी कि भाई तारीखें बता दी गई थी, तारीख तो तय थी कि 9 मई को वो भाजपा में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर से कहीं खेल हो गया। हाँ, खेल हो गया है। बिल्कुल। हाँ, तो अब प्रशांत किशोर 120 दिनों की 120 दिनों की यात्रा और जिलों में आप भीड़ देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर तो नोटिस करने लायक रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम तीसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं, और तीसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है झंझारपुर की सीट। क्या खबर है झंझारपुर से? चलिए आपको झंझारपुर भी बताते हैं। मधुबनी जिले की झंझारपुर विधानसभा सीट, बिल्कुल, और यह लोकसभा सीट भी है, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव है। तो झंझारपुर सीट पर जीते हुए हैं नीतीश मिश्रा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, बिहार के उद्योग मंत्री और साफ सुथरी राजनीति वाले। और देखिए, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के क्षेत्र की पहचान रही है। ठीक है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको यही जानना चाहिए कि नीतीश मिश्रा आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन पहले वह जेडीयू के विधायक हुआ करते थे। बिल्कुल जी। हम अपने दर्शकों को उनके राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाते भी रहते हैं। बिल्कुल जी। तो 2020 में नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते 94,854 मत लाकर, और यह सीट इंडिया ब्लॉक में सीपीआई के खाते में गई थी। राम नारायण यादव सीपीआई के उम्मीदवार 53,066 मत लाकर चुनाव हारे, मतलब 41,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से नीतीश मिश्रा चुनाव जीते थे। बहुत बड़ी जीत, 41,788। लेकिन 2015 में नीतीश मिश्रा चुनाव हार गए थे। 15 में हार गए थे। हाँ जी। किससे हारे थे? गुलाब यादव। हाँ, जो अभी बेऊ जेल में है, संजीव हंस के शागिर्द। ठीक है ना? तो गुलाब यादव आरजेडी के प्रत्याशी थे, लेकिन तब महागठबंधन था। बिल्कुल था, नीतीश और लालू साहब। हाँ, कांग्रेस भी जी, कांग्रेस भी। जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस ही थे ना भाई। हाँ, तो झंझारपुर में कांग्रेस वाले हैं। हाँ। तो गुलाब यादव चुनाव जीत गए थे 64,320 मत लाकर, और नीतीश मिश्रा बीजेपी की उम्मीदवार नजदीकी मुकाबले में 63,486 मत लाकर चुनाव हारे थे, मतलब 834 मतों से। 2010 में जो हमने कहा नीतीश मिश्रा जेडीयू के विधायक थे, बने थे जी, और उन्हें 57,642 मत आया था। जगत नारायण सिंह आरजेडी के प्रत्याशी 36,971 मत लाए थे, और नीतीश मिश्रा जेडीयू वाले 20,681 मतों से चुनाव जीते थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि नीतीश मिश्रा की उम्मीदवारी तो तय है, बिल्कुल तय है। अब यहाँ देखिए, रंजीत कुमार झा हैं जेडीयू के एक नेता, वह भी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, झंझारपुर में ही भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नजर कहीं अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में होगी। हाँ, ठीक है ना। तो नीतीश मिश्रा में कहीं कोई लोचा नहीं है, कहीं कोई लोचा नहीं है। अब यह सीट फिर से सीपीआई को मिलती है, नहीं मिलती है इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि राम नारायण यादव 41,000 मतों से चुनाव हार गए थे। तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा, बिल्कुल सोचना होगा कि भाई ऐसे में क्या होगा। बुरी हार और 2025 में एक एक सीट की लड़ाई होनी है, तो एक एक सीट के लिए रणनीति तय किया जाना है। तो क्या यह सीट फिर से सीपीआई को मिलेगी? सीपीआई को मिलती है तो क्या राम नारायण यादव ही उम्मीदवार होंगे? और देखिए,
इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे मजबूत घराना तो गुलाब यादव का ही है। बिल्कुल। चाहे ठिकाना गुलाब यादव का भले ही जेल किधर में भी हो, हाँ। लेकिन गुलाब यादव से संबंध खराब हो गया। संबंध इस रूप में खराब हो गया कि लोकसभा चुनाव में वे हार गए थे झंझारपुर से, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें 2020 में टिकट नहीं मिला, झंझारपुर नहीं लड़ने को दिया गया, सीपीआई को सीट दे दी गई। फिर आपने देखा है कि 2024 में वह झंझारपुर से महागठबंधन के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। तो इस बात, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी की नजर, आरजेडी की सूची में गुलाब यादव के परिवार की चर्चा भी है, यानी कि पत्नी बिंदु गुलाब यादव। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता ही है बेटी जी, क्या जी, है, जी, पत्नी हाँ, क्या हाँ, है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उनकी चर्चा हो रही है। उनके साथ ही देखिए महेश महतो हैं, ये पूर्व मुखिया है मधेपुर के, इनके नाम की चर्चा है आरजेडी में। गंगा प्रसाद गंगोत्री हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बताया जा रहा है कि इन्हें करीब निर्दलीय में भी 10,000 वोट आया था। अच्छा, इस आंकड़े को हमारे दर्शक मिला लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ। तो इनकी चर्चा है। फिर जगत नारायण सिंह, जो आरजेडी के पूर्व विधायक भी रहे हैं, 2010 में नीतीश मिश्रा ने इन्हें ही हराया था, तो यह भी चुनाव लड़ने को तैयार है यदि टिकट मिले आरजेडी से तो लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति है झंझारपुर में इंडिया ब्लॉक की। अब जनसुराज की बात कर ले, प्रशांत किशोर कहाँ पीछा छोड़ रहे हैं। तो जनसुराज से केशव भंडारी के नाम की चर्चा, जो जेडीयू वाले फूले भंडारी हैं उनके भतीजे हैं, उनकी चर्चा, उनकी दावेदारी यहाँ सुनी जा रही है, फिर देखिए राजकुमार महतो हैं, जनसुराजी बने हुए हैं। गोपाल यादव हैं। फैसला अब देखिए, आपको पता ही है कि जनसुराज में कई मानकों के तहत, कई शर्तों के तहत होना है, और कहा जा रहा है कि जनसुराज सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाला है। तो झंझारपुर में नीतीश मिश्रा बीजेपी से तय, लेकिन इंडिया ब्लॉक से सीपीआई या आरजेडी से गुलाब यादव की फैमिली या कोई और, तो इस पर फैसला होगा। और देखिए तेजस्वी यादव की सर्वे टीम, तेजस्वी यादव की क्यों कहें, सभी पार्टियों की सर्वे टीम, बीजेपी की भी सर्वे टीम लगी हुई है। और संजय झा चूंकि मधुबनी से आते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह भी इस बात, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल होगा कि मिथिलांचल में जेडीयू और बीजेपी अपने नतीजों को फिर से दोहराए, 2020 से और ज्यादा बेहतर करे। तो आगे क्या होगा, और कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, किसकी दावेदारी आगे के लिए स्वीकृत हुई है, किसकी दावेदारी यहीं खत्म हो जा रही है, वह भी हम बताएंगे तफसील के साथ। बिल्कुल। अब हम जिक्र करेंगे महागठबंधन का। क्या लग रहा है, महागठबंधन में सब ठीक तो है ना? क्योंकि कांग्रेस का राग कुछ अलग ही सुनाई और दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में कहां ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं दिख रहा है। अब देखिए, लड़ाई ऐसी है कि किसी भी कार्यक्रम को लेकर आरजेडी की घोषणा अलग हो रही है, कांग्रेस की घोषणा अलग हो रही है। अब तक यदि सब कुछ ठीक होता तो कहीं भी आपने एक बड़ा सा फोटो सेशन देखा? बिल्कुल नहीं देखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ देखा? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी इधर के दिनों में लगातार बिहार आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव की फिक्र नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की फिक्र नहीं कर रहे। 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाने हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी, यह घोषणा तेजस्वी यादव ने की। अब अलका लांबा दिल्ली से आकर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय सड़क आश्रम में कर, जब यह घोषणा, जब इस पर सहमति ही बन गई है, तो महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को शामिल होना था। बिल्कुल। सभी पार्टियों को शामिल होना था। मतलब मुकेश सहनी भी रहते, तेजस्वी यादव भी रहते, कृष्णा आलाबरू भी रहते, राजेश राम भी रहते, दीपंकर भट्टाचार्य भी रहते, सारे लोग रहते, सीपीआई सीपीएम के लोग रहते, तो इसका ज्यादा प्रभाव होता। नहीं तो आपने देखा ही था कि भाई लोकसभा चुनाव के दौरान भी तो राहुल गांधी खटाखट कर रहे थे, क्या फल निकला था? तो और सीटों को लेकर अब तक कहां कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद के
नहीं कहा ना, नहीं बिल्कुल कहा नहीं ना, कहा नहीं कि कहा सीएम ना। फेस तेजस्वी ही, कहाँ कहा? हाँ, और कहाँ आरजेडी ने कह दिया कि 70 सीटें ही मिलेगी। बिल्कुल नहीं हाँ, कहा जी। तो कांग्रेस को भी पता है कि हमारी सीटें कम की जाएगी। अब कांग्रेस एक अलग सर्वे कर रही है, 90 सीटों पर फोकस है। 90 सीटों पर हाँ फोकस बिल्कुल, है। 90 सीटों पर। यहाँ पे 70 पर ही फंसा हुआ है। नहीं, 90 सीटों पर वह सर्वे करा रहे हैं जी। और वहां अपनी ताकत का आकलन कर रहे हैं। फिर उसे कैटेगराइज करेंगे ए बी सी। अच्छा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को भी पता है कि हमारी सीटें कम होगी, क्योंकि महागठबंधन में मुकेश सहनी है, उन्हें सीटें दी जानी है और लेफ्ट की भी कुछ सीटें बढ़नी है। तो वह यह देख रहे हैं कि क्वांटिटी में मुझे सीट न मिले, क्वालिटी में सीट मिले। अच्छा। तो 50 से 55 के बीच सीटें हो सकती है, कांग्रेस की सीटें हो सकती है। लेकिन यह पंचायत कब होगी और पंचायती कौन करेगा? देखिए, हमने और आपने वह दौर भी देखा है कि लालू यादव सोनिया गांधी से बात कर लेते थे, सोनिया गांधी लालू यादव से बात कर लेते थे। बिल्कुल, सब फाइनल हो जाता। लेकिन अब तो यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में बातचीत ही नहीं हो रही है। कृष्णा अल्लावरू अलग डफली और इधर अलग राग। बिल्कुल जी। तो अब 2020 में भी आपने देखा था कि भाई आखिर में प्रियंका गांधी को पंचायत करनी पड़ी थी। तो इस बार आपको और हमको इस बात पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि संबंध वैसे अभी नहीं है। मुकेश सहनी के माध्यम से भी मुझे लगता है तेजस्वी यादव कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। खुल्लम में खुला बिल्कुल बोल रहे हैं मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी ने जब महागठबंधन की बैठक की तो पीछे जो पोस्टर बैनर लगा उस पर सिर्फ तेजस्वी यादव थे। जी। तो मुकेश सहनी ने अपना समर्पण दिखा दिया कि मेरा समर्पण सिर्फ तेजस्वी के साथ है। तो अब वह संबंध रहा नहीं कि राहुल गांधी उठे और मटन कैसे बनाना है यह सीखने के लिए पहुंच जाए। तो अब तो यह देखना होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में बातचीत कब होती है, बिल्कुल कहाँ होती है, और यह भी तय मानिए कि बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के पास जाना होगा। अच्छा। हाँ। राहुल नहीं आएंगे? नहीं, राहुल क्यों आएंगे जी? राहुल, आप देखिए, आप बिहार की ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन देश में विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर तो राहुल गांधी है। बिल्कुल है। राहुल गांधी से आप बैर नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी से बैर नहीं तो दिल्ली वाला खेल हो जाएगा। हाँ, देखिए, और आप देखिए ना, पप्पू यादव को आज भी कांग्रेस भाव दे रही है ना, आज भी कांग्रेस भाव दे रही है। हाँ, अखिलेश सिंह आपसे ही बातचीत में बोले ना कि उन्हें जिम्मेवारी मिलेगी, उन्हें जिम्मेवारी मिलेगी। हाँ, तो देखिए, और जरूरत भी है। आप सीमांचल में देख लीजिए स्थिति। सीमांचल में महागठबंधन में मतलब आरजेडी के पास कौन नेता है? बिल्कुल। कांग्रेस के पास जो नेता हैं वह अकलियत समाज से है, और वहां वोटों का ध्रुवीकरण। पप्पू यादव से बड़ा नेता कौन है? बिल्कुल जी। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति तो है, देखना पड़ेगा। कन्हैया कुमार को थोड़ा दूर रखा ही जा रहा है, यह देख ही रहे हैं। तो महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं है और देरी हो रही है, और यह देरी नुकसानदेह है। यानी कि खतरे की आहट है। हाँ, खतरे। देखिए, बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी जानी है, और लड़ाई इस तरीके से लड़ी जानी है, और इसमें यदि यह देरी करेंगे, आलस से दिखाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि महागठबंधन ने फैसला बहुत धीमी गति से। और एनडीए में बीजेपी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक सोती ही नहीं है। 24/7 बिल्कुल, 24/7 काम चल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये तो स्थिति है जी। तो अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे, और चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है चकाई की सीट। क्या खबर है, क्या हाल है चकाई का? देखिए, चकाई तो एक ऐसी सीट है जो इतिहास ही लिखता है। इतिहास लिखता है। जमुई जिले की सीट है। जी। 2020 में इसने इतिहास लिखा और 2010 में भी इसने इतिहास लिखा। 2015 में चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, इसलिए इतिहास नहीं लिखा जा सका। 2020 में आपको याद है, बिहार में इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता, सुमित सिंह। कहां से? चकाई से। 2010 में सुमित सिंह को जब बिहार की पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा
कि टिकट पर भी चुनाव जीत कर आए। JMM पर। हाँ, बिल्कुल। तो चकाई का मतलब सुमित सिंह हो गया है। सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे। बिल्कुल। और सुमित सिंह की यह खासियत है कि जीते या हारे 2015 से 2020 वह विधायक नहीं थे, चकाई को छोड़ते नहीं। अच्छा। हाँ, छोड़ते नहीं, परिवार परिवार में। तो 2020 के नतीजे को देखिए, वैसे देखिए इतने लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं और वोट इस तरीके से बंटता है कि मुकाबला हमेशा नजदीकी ही रहता है। तो अकेले निर्दलीय जीते, बड़ी बात है। नीतीश कुमार को सरकार बनाने में मदद की, बिल्कुल। मंत्री बने, आज भी हैं। जी जी। तो सुमित सिंह इंडिपेंडेंट 45,548 मत आया, ठीक है, और यह चुनाव जीत गए। लेकिन कितने मतों से जीते थे? सावित्री देवी जो आरजेडी से हारी, उन्हें 44,967 मत प्राप्त हुआ था। मतलब 400-500 मतों के अंतर से जीत हारे। बस जी। हाँ, किस्मत ने साथ दिया। बिल्कुल, किस्मत ने साथ दिया। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ जेडीयू के संजय प्रसाद लड़ रहे थे, जो पहले कभी एमएलसी थे, 39,319 मत। अब जब जेडीयू लड़ रहा था तो एलजेपी कैसे नहीं लड़ता? चिराग पासवान, चिराग मॉडल तो चला ही चला। तो संजय मंडल लड़े, उन्हें 22,635 मत। सुमित सिंह ने एक और ताकत दिखाई है चकाई में जी। जेडीयू से भी लड़कर, एलजेपी से भी लड़कर, ललन सिंह से भी लड़कर, नीतीश कुमार से भी लड़कर और चिराग पासवान से भी लड़कर जीत हासिल की है। तो हमने कहा ना कि चकाई का मतलब सुमित सिंह हो गए। सुमित सिंह जी। लेकिन 2015 में हार गए थे। 2015 में सावित्री देवी चुनाव जीत गई थी आरजेडी की, 47,064। नीतीश कुमार साथ थे, इसका फायदा मिला महागठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुमित सिंह इंडिपेंडेंट लड़े थे। इन्हें किसी पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने, जेडीयू ने, एलजेपी ने टिकट दिया नहीं, ये टिकट लेने नहीं गए, क्योंकि इन्हें अपने पर भरोसा था। हाँ। तो सुमित सिंह 2015 में 34,951 मत लाकर हारे, मतलब उस वक्त लंबा अंतर था। और विजय कुमार सिंह जो बाद में बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए, एलजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 28,535 मत, जिनसे आप मिली थी। जी जी जी। ठीक है ना? तो वह तीसरे पायदान पर थे। और जोबाना हांसदा, देखिए इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी भी है। अच्छा। हाँ। क्योंकि झारखंड को टच करता है। इसके पास ही तो आगे देवघर है। तो वह बीएसपी के प्रत्याशी 11,068 मत। 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर सुमित सिंह ने चुनाव जीता, मात्र 21,809 मत लाकर। और विजय सिंह एलजेपी वाले, जी चिराग लड़ रहे थे सुमित के खिलाफ, मतलब तब तो रामविलास पासवान ही कहिए लड़ रहे थे, चिराग कहाँ थे, 21,621 मत लाकर, मतलब 200 से भी कम मतों के अंतर से सुमित सिंह जीते थे। किस्मत, फिर से किस्मत। हाँ। और तीसरे पायदान पर थे फाल्गुनी प्रसाद यादव बीजेपी के 20,261 मत लाकर, और बीएसपी के पृथ्वीराज हेम्ब्रम 16,427 मत लाकर। तो हमने बता दिया बिना गठबंधन के भी चुनाव जीतते हैं, आदिवासी वोट भी है, ललन सिंह चिराग दोनों से लड़े हैं। तो अब तो यह तय मानिए कि एनडीए फोल्ड से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे इस बार। हाँ। इस बार नहीं होंगे तो कब होंगे भाई? हाँ, नीतीश कुमार की सरकार बनाने में उन्होंने मदद की है। बिल्कुल। हाँ। तो जेडीयू से तो ये हो गए। अब राजद, हाँ नहीं राजद नहीं, बहुत लोगों के मन में अब देखिए सुमित सिंह खटकते भी हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे संजय प्रसाद भाई, इधर विजय सिंह भी अपने परिवार के लिए जगह देखते रहते हैं। गिरिधारी यादव जो माका के एमपी हैं, वह भी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, लेकिन सुमित सिंह है इसलिए कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है ना? आरजेडी से तो सावित्री देवी की ही चर्चा हो रही है। ठीक है ना? अब एलजेपी का दावा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, चाहे भले सुमित सिंह और चिराग पासवान में जो हो, लेकिन अब बातचीत शुरू हो गई है। फिर भी यहाँ गुड्डू यादव हैं जो जमुई की जिला पार्षद हैं, दुलाली देवी उनके पति हैं। अच्छा। अच्छे ठीक ठाक वाले हैं, तो वह भी यहाँ चाहते हैं। और संजय प्रसाद जेडीयू से निराश हुए तो उनकी भी इच्छा रहती है।
फिर देखिए संजय मंडल हैं 2020 में लड़े हैं, और एक चंदन सिंह हैं, अच्छा। जुड़े तो रहे हैं चिराग पासवान से, लेकिन यह जिद पर आ रहे हैं कि भाई हम तो चकाई लड़ेंगे। अच्छा। ठीक है ना। तो निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, शायद चुनौती दे भी सके। ठीक है ना, जी, ऐसी वाली मेहनत, ऐसी वाली मेहनत कर रहे हैं। तो नजर रखनी होगी सुमित सिंह बनाम किसमें क्या होगा, यह हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जरूर बताएंगे, बिल्कुल। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं पीएम मोदी का। पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं, एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, और इस बार बिहार में पीएम मोदी का दौरा काफी खास होने जा रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ खास नजर अच्छा, आएगा? पीएम मोदी अब बिहार नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, पूरे देश में एक अकेला चुनाव बिहार में है, सबकी नजर यही हाँ, है। तो पीएम मोदी भी यहीं आएंगे, अमित शाह भी यहीं आएंगे, राहुल गांधी भी यहीं आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहीं आएंगे, नड्डा जी भी यहीं आएंगे, सभी के सभी यहीं आएंगे। बिल्कुल। तो 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री होंगे, और कई साल के बाद प्रधानमंत्री पटना में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपयों की सौगात भी देने जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का जो बना है उसका उद्घाटन होगा। फिर 30 मई को विक्रमगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि चिराग पासवान का कंफ्यूजन खत्म हो गया है, कि नाराजगी दूर हो गई। हाँ, नाराजगी दूर हो गई है। तो इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में आपको मिल सकता है कि वह स्पष्ट कर दे कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए को बहुमत मिलने की स्थिति में। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप देखिए परिस्थितियां क्या है जी। परिस्थिति यह है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में तनातनी हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, पाकिस्तान को हम लोगों ने किस तरीके से जवाब दिया, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जाना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी किसी भी प्रदेश पे पहला चुनाव बिहार में ही है, हार का सामना तो नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या संदेश जाएगा? इसलिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी, और नीतीश कुमार की किस्मत यहीं से खुल गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से किस्मत। जी। सपना अपना हो, वो आप ठंडे बस्ते में जा रहा है। अब नहीं करना है सपना अपना। ना, अब रुक जाइए। चिराग पासवान ही नहीं, सम्राट चौधरी भी बोल दिए हैं अब रुक जाइए। हाँ, अब रुक जाइए, क्योंकि उस डोलड्रम वाली स्थिति में बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। अच्छा। बहुत सारा कंफ्यूजन, पोस्टर भी लगा दिया गया था, दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। नहीं, खैर चिराग पासवान तो बहुत तवज्जो वाली बात नहीं है। लेकिन सपना अपना हो, वह तो बीजेपी की बात थी ना। बीजेपी की बात थी। तो अब देखिए, जो इंटरनल सर्वे हुए और कई इंडिपेंडेंट एजेंसी ने जो ओपिनियन पोल के ट्रैकर खोल रखे थे, उसमें बिहार की लड़ाई इतनी आसान नहीं दिख रही थी। जो सामने नहीं आया है, जिसने होश उड़ा दी, उसमें बीजेपी और आरजेडी दोनों की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके संकेतक मिल रहे थे। दोनों की सीटें घट रही हैं? दोनों की सीटें, और जेडीयू की सीटें बढ़ रही हैं। जेडीयू की सीटें बढ़ रही हैं। एलजेपीआर की सीटें बढ़ रही हैं। अच्छा। अब एलजेपीआर का तो खाता ही खुलना है, जो एक जीते थे वो तो जेडीयू में चले गए। हाँ, ठीक है ना। कांग्रेस की सीटें भी शायद कुछ बढ़ रही थी, 3 से 5, ठीक है ना। प्रशांत किशोर का खाता खुल रहा था। तो ऐसे में तो फिर लगा कि ना, यह तो कंफ्यूजन की स्थिति है। खतरा। यदि नीतीश कुमार को हमने अभी से नाराज करना शुरू किया, और नीतीश कुमार यदि बढ़ोतरी पा लिए, सीटें अधिक पा लिए, तो फिर नीतीश कुमार तो अपना तेवर दिखाएंगे। तो अभी से मान लो नीतीश नाम केवलम, ठीक है ना। तो अब आपको संपूर्ण एनडीए नीतीश के पास शरणागत दिखेगा, और नीतीश कुमार ही, किसी कंफ्यूजन को नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए जो आपको नए ट्रैकर दिखाई पड़ेंगे, आपको यह भी बता दें, हम बहुत जल्द लाइव सिटीज एक बहुत बड़ी एजेंसी के साथ सर्वे लेकर आ रहे हैं। हम लोग ओपिनियन पोल ट्रैकर हम लोग का शुरू है। जी। और उसके जो ट्रेंड आएंगे वह भी बताएंगे, ठीक है। हाँ, वो भी बताएंगे। तो अब आपको नीतीश नाम केवलम, नीतीश के नाम पर ही 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा बीजेपी वाले बोलेंगे। ये नारा ही सभी पार्टियों का होगा, सभी का होगा। ये हाल है।
ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं बिना देरी के। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है लखीसराय की सीट। क्या कह रहा है? बहुत हॉट लखीसराय? सीट की चर्चा कर रहे हैं, बहुत हॉट सीट की चर्चा। हम्म। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा। चुनाव तो लगातार जीत ही रहे हैं, लेकिन 2010 छोड़ दीजिए तो कभी आसानी से नहीं जीते, कभी आसानी से नहीं ना। जीते। 2010 तो नीतीश लहर था, 2015 और 2020 में भी मुश्किलें आई हैं, ठीक है ना। और इन्हें दूसरों से ज्यादा अपनों से खतरा होता है। और फिर से एक स्वतंत्र सलाह हम देना चाहेंगे, जब लखीसराय की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो इन्हें 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। 3 लोगों से सावधान? 3 लोग कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विजय कुमार सिन्हा तो समझ ही रहे होंगे, लखीसराय की जनता भी समझ रही होगी कि कहीं कोई खेला बिगाड़ न दे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कहने के लिए साथ, लेकिन खेला कुछ और। तो देखिए 2020 में विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, अभी मौजूदा डिप्टी सीएम, 74,212 मत लाकर चुनाव जीते। और कांग्रेस के प्रत्याशी अमरेश कुमार एलियस अनीस, इन्हें 63,729 मत आया। तो करीब मान लीजिए कि 11,000 मतों से विजय कुमार सिन्हा जैसी बड़ी शख्सियत के लिए 11,000 मत बहुत अधिक नहीं होते। बिल्कुल। तो और वह भी कांग्रेस के प्रत्याशी कौन? एक मिठाई के कारोबारी। अच्छा। अरे बरहिया का रसगुल्ला बड़ा फेमस है ना। हाँ, समझे ना जी। बरहिया में बहुत सारी कहावत है। बरहिया के बारे में कहावत है, बैल बाभन बेटा। अच्छा। ठीक है ना जी। ये तीनों बड़े मशहूर होते हैं। वह भी कहावत है, लंका का रावण और बरहिया का बाभन। अच्छा। ठीक है ना जी। तो ठीक है। तो अनीस हार गए, कांग्रेस, विजय सिन्हा जीते। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर थे सुजीत कुमार उर्फ वाल्मीकि सिंह। यह चुनाव लड़बे करते हैं, ठीक है ना, 11,570। और इंडिपेंडेंट फुलेना सिंह, कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी निर्दलीय लड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं 10,938 मत लाकर। 2015 में विजय सिन्हा मतलब कह सकते हैं कि अदृश्य उम्मीदवार के कारण चुनाव जीत गए। अदृश्य उम्मीदवार? हाँ, अदृश्य उम्मीदवार के कारण चुनाव जीत जी। नहीं तो हार ही गए थे। तो विजय सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार, महागठबंधन, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ। तो विजय सिन्हा 75,901 मत लाकर चुनाव जीते 2015 में। जेडीयू के उम्मीदवार अगरा पिछड़ा करा दिया महागठबंधन ने। बिल्कुल, हाँ। तो रामानंद मंडल जेडीयू के उम्मीदवार बने महागठबंधन के, 69,345 मत लाकर चुनाव हार गए। मतलब करीब 6,000 मतों से जीत हार हुई। लेकिन एक राम पुकार मंडल, शिवसेना के प्रत्याशी, यह कौन राम पुकार मंडल थे, कहां हैं, हाँ। यह किसी को आज तक पता नहीं है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो यह मंडल रामानंद मंडल और रामपुकार मंडल और शिवसेना जेडीयू के चुनाव चिन्ह में ऐसा झोल हुआ, ऐसा झोल हुआ जी, कि रामपुकार मंडल को 11,551 मत आ गया। समझे ना, जिसको कोई जानता ही नहीं था। कोई जानता ही नहीं था। हाँ, यानी कि खेल हुआ यहाँ पर। हाँ, और 6,000 मतों से चुनाव जीत गए। तो 11,551 मत यह गड़बड़ न होता तो 2015 में बिल्कुल जेडीयू जीतती, विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार जाते। बिल्कुल। तो राम पुकार मंडल आज भी मतलब कोई नहीं कहाँ गायब है, हाँ, कहाँ नहीं पता जी। हाँ, 2010 में विजय सिन्हा को नीतीश लहर में प्रचंड जीत मिली, महाप्रचंड बम्पर जीत। हाँ, विजय सिन्हा चुनाव जीते 78,457 मत लाकर। और आरजेडी के प्रत्याशी फुलेना सिंह को 18,837 मत आए। सोचिए 60,000 मतों का अंतर, इसको कहते हैं ना जीत, विजय सिन्हा की जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो विजय सिन्हा यदि कमतर होते गए तो उन्हें भी तो आत्मावलोकन करना चाहिए ना। तो अब देखिए 2025 में विजय सिन्हा के टिकट में तो कोई फर्क है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन महागठबंधन से कौन? बिल्कुल बड़ा सवाल। अब महागठबंधन की चर्चा करें,
इसके पहले नजर रखना पड़ेगा सूरजभान सिंह की जगह कहाँ फिक्स होती है। अच्छा जी। पशुपति पारस के साथ हैं। हम्म। बीना देवी मुंगेर से सांसद रही हैं। हम्म। हाँ, तो कई लोग चर्चा करते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी या परिवार से चंदन सिंह हो जाएं, या फिर बेटे के बारे में भी लोग कहते हैं हाँ। कि लखीसराय। तो सूरजभान सिंह क्या लखीसराय आ रहे हैं? हाँ, तो लखीसराय आने के लिए पहले किसी महागठबंधन में जाना होगा। हाँ, एनडीए में तो कोई स्पेस है नहीं। तो पहले आपको सूरजभान सिंह की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। तो सूरजभान सिंह की यदि चर्चा छोड़ दे तो फिर देखिए यह सीट कांग्रेस को ही मिलेगी। अमरेश कुमार उर्फ अनिस जो पिछले बार लड़े थे वह तो उम्मीदवार हैं ही। बिल्कुल। अब देखिए कुमारी सोनी, अच्छा, जिन्हें बरहिया की बहू कहा जाता है, तो यह इतना चर्चा में है इन दिनों, और क्यों कहां से मतलब सब कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन चर्चा बरहिया से लेकर पटना से लेकर दिल्ली से लेकर लंदन तक में है। लंदन तक में हाँ चर्चा हाँ है। हाँ, अरे मत पूछिए। अच्छा, मत पूछिए। हाँ, एफसीआई का भी कुछ है, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। हाँ। अब गोरखनाथ सिंह है रिटायर्ड आईएएस, ठीक है। हाँ जी। तो उनके बारे में बात हो रही है। उनके बारे में बात हो रही है कांग्रेस के दावेदारों में। अब आरजेडी से फिर से फूलेना सिंह की चर्चा है, विनय साहू की चर्चा है, ठीक है। वीआईपी पार्टी में विकास सिंह हैं जो सवन प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। हाँ। अब जनसुराज की बात करें। देखिए यदि चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो फिर लड़ाई बहुत तगड़ी हो जाएगी। नाम है विनीता विजय। विनीता विजय, अमर पांडे की पत्नी। अमर पांडे तो मुजफ्फरपुर के, लेकिन विनीता विजय लखीसराय की बेटी, बरहिया की बेटी। बिल्कुल। और उनके पिता कौन? ललित विजय सिंह, सांसद रहे, देश के मंत्री रहे, और इतनी प्रतिष्ठा इस परिवार की। तो कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर ने विनीता विजय को कहा कि आप तैयारी कीजिए। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन विनीता विजय अभी फैसला नहीं ली है। हाँ। लेकिन विनीता विजय ने फैसला लिया तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब बेटी मायके आती है ना, हाँ, तो भर भर के प्यार मिलता है। हाँ, भर भर के प्यार मिलता है। और वह भी ललित विजय सिंह की बेटी। यदि आप ललित विजय सिंह की बात करेंगे वहां तो सभी लोग उनके किस्से कहानी आपको बताएंगे। तो विनीता विजय जनसुराज से इनकी ही चर्चा हो रही है। अब इंडिपेंडेंट देखिए हमने कहा है कि फिर से ही सुजीत सिंह लड़बे करेंगे। हाँ, बिल्कुल लड़बे करेंगे। 2020 में भी लड़े थे, 11,570 मत आया था। और ताकतवर भी है। इनकी पत्नी जो है वह चेयरमैन है बरहिया नगर परिषद की। तो लखीसराय बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अब जब दिलचस्प है तो हम भी रोजे रोज खबर लेते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो आगे भी बतेबे करेंगे, आगे भी बताएंगे ही। हाँ, बताएंगे। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी का। क्या चल रहा है मुकेश सहनी के मन में? आजकल तो चिराग पासवान पे भी आए दिन भड़कते ही रहते हैं। नहीं, मुकेश सहनी का अभी जो भाव है ना बहुत ऊपर चल रहा है। बहुत ऊपर चल रहा है। आप सुनबे ना किए कि भाई बीजेपी वाले ने हवाई जहाज में मिलने की व्यवस्था कैसे कराई जी, अगल बगल जा रहे थे मुंबई, पता कर लिया एयरपोर्ट से। हाँ, तो मुकेश सहनी को लगा कि मुकेश सहनी को लगा कि भाई यह तो हाँ तो खेला हो ही जाएगा। पहले तो मिले नहीं थे तो दिलीप जायसवाल ने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो मुकेश सहनी का भाव, लेकिन मुकेश सहनी ने जो मौर्या होटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें उन्होंने अपना भाव तो बताया ही, साथ में कांग्रेस और आरजेडी को भी बता दिया कि देखा भाई हमको उधर से भी तो फैसला कर लो जल्दी। हाँ, फैसला कर लो जल्दी। तो मुकेश सहनी का भाव अभी, और मुकेश सहनी महागठबंधन की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि इसमें कहीं कोई वट नहीं है कि बिहार के मल्लाहों के नेता, सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी बन चुके हैं। और इस रास्ते में बीजेपी ने जितनी कोशिशें की है, राजभूषण चौधरी निषाद हो या हरी सहनी हो, वो फेल हुए हैं। और महागठबंधन आरजेडी जो 32% पर खड़ा है, उसे यदि
बढ़ना है तो उसे सबसे पहले मुकेश सहनी, हम ये नहीं कह रहे कि मुकेश सहनी 100% दिला लेंगे, मुकेश सहनी 80% दिला लेंगे, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों का झुकाव अधिक एनडीए की ओर होता है, विशेषकर बीजेपी की ओर होता है, लेकिन जो भी दिलाएंगे वह अतिरिक्त दिलाएंगे। हाँ, तो मुकेश सहनी का भाव अभी, मुकेश सहनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि बिहार की राजनीति में अपने पार्टी के नाम की तरह वीआईपी बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट भी हॉट सीट है। हम जिक्र कर रहे हैं शेखपुरा की सीट की। क्या खबर है शेखपुरा से? देखिए, शेखपुरा का मतलब होता था राजो सिंह। हाँ। और राजो सिंह ने ही उस जिले का निर्माण कराया था। जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहा जाता था, एक नारा था, जगन्नाथ के 3 हाथ, राजो रघुनाथ प्रभुनाथ। अच्छा जी। तो राजो सिंह की तो हत्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और किन परिस्थितियों में हुई, किस तरीके की हिंसा हुई, यह हत्या, वह हत्या, यह संघार, वह संघार। तो अब तो वहां देखिए, राजो सिंह के पौत्र बरभीगा से जीते हुए हैं, सुदर्शन कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शेखपुरा में पांव उखड़ा हुआ है इस परिवार का, और वहां समीकरण भी दूसरा है। तो 2020 में यहाँ विजय सम्राट चुनाव जीते, बिल्कुल, आरजेडी के। 2015 में यह पप्पू यादव की पार्टी को उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। पप्पू यादव से यह आरजेडी में आए थे। तो 56,365 वोट लाकर चुनाव जीते। और इन्होंने जेडीयू के रणधीर सोनी को चुनाव हराया, जो 50,249 मत हासिल किए थे। और 2010 और 2015 में रणधीर सोनी चुनाव जीते भी थे। ठीक है ना? अब होगा क्या, और यहाँ की पृष्ठभूमि क्या है? जो हमने कहा कि शेखपुरा मतलब राजो सिंह, तो राजो सिंह की हत्या आपको पता है 9 सितंबर 2005 को कर दी गई थी। और इसमें अशोक महतो का नाम आया था। बिल्कुल। अशोक महतो साल 2002 में जेल से भाग गया था। फिर किस तरीके से गिरफ्तार हुआ। लेकिन राजो सिंह हत्याकांड में अशोक महतो बरी हो गया 2013 में। ठीक है ना? अब राजो सिंह की हत्या क्यों हुई थी? तो राजो सिंह की हत्या के बारे में कहा जाता था कि यह 26 दिसंबर 2001 को टाटी नरसंहार हुआ था। 9 लोग मारे गए थे। ठीक है ना जी। तो उसका बदला था राजो सिंह की हत्या। अच्छा। टाटी नरसंहार में राजो सिंह के पुत्र जो विधायक भी थे, उन्हें सजा सुनाई गई थी। और सजा सुनते ही जी अदालत में ही जी उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा। ठीक है ना? तो शेखपुरा मतलब राजो सिंह। अब देखिए 2025 में क्या, तो विजय सम्राट आरजेडी से फिर से कंफर्म। हाँ, आरजेडी फिर से। लेकिन एनडीए में घमासान है। एनडीए लंबी लाइन है। हाँ, लंबी लाइन जी जी। जेडीयू से रणधीर सोनी, बिल्कुल बहुत मजबूत दावेदारी। ठीक है ना? बहुत मजबूत दावेदारी। लेकिन इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी वीटो लगा दिया है। वीटो लगा दिया कुशवाहा जी। हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और क्षेत्र में जितनी सक्रियता अभी आरएलएम की दिखाई पड़ रही है, पूछिए मत। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से जितेंद्र नाथ हैं, बहुत करीबी, या फिर उनके बेटे राहुल कुमार बिल्कुल लगातार हाँ भाई, आरएलएम के प्रवक्ता हैं, समझदार हैं, पुराने पत्रकार हैं। हाँ, तो लगातार सक्रिय हैं। तो राहुल कुमार और रणधीर सोनी, जेडीयू बनाम आरएलएम की टक्कर है। लेकिन एलजेपी, हाँ, इमाम गजाली भी चुनाव लड़े थे 2020 में, 14,552 मत लाए थे। ठीक है ना? लेकिन मुख्य टक्कर जो है रणधीर सोनी और राहुल कुमार में है। अब देखिए जनसुराज, वो तो है, जनसुराज है। अब जनसुराज से कौन? तो जनसुराज से मोहम्मद कयूम के नाम की चर्चा है। अच्छा। लेकिन जब हमने राजो बाबू की बात की, राजो सिंह की बात की, तो एक डेवलपमेंट इधर और है कि इनके एक और पौत्र हैं। अच्छा। सुदर्शन तो बरबीघा के विधायक हैं। हाँ। सत्यजीत कुमार, अच्छा, जो जिला कांग्रेस शेखपुरा के अध्यक्ष थे, शेखपुरा जिला कांग्रेस कमेटी के, उन्हें अभी हटा दिया गया। अच्छा। उनके बारे में खबर है कि यदि मौका दें प्रशांत किशोर, तो सत्यजीत कुमार
जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि जनसुराजी बनने को तैयार है। हाँ, चर्चा है, चर्चा है। मौका दे तो, टिकट की गारंटी दे तो, लेकिन टिकट की गारंटी तो जनसुराज में मुश्किल है। बिल्कुल, हाँ। तो ये चर्चा बहुत तेज है। जी। तो सत्यजीत कुमार को लेकर, और सत्यजीत कुमार आते हैं तो फिर समीकरण, क्योंकि देखिए जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जो विजय सम्राट, रणधीर सोनी, राहुल कुमार, हाँ, इनकी जातियां क्या है आपको पता ही है, और इसमें आ जाएंगे ये। अब देखिए चुनाव तो लड़ना चाहते हैं यहाँ से शंभूनाथ यादव भी। अच्छा। लेकिन रास्ता क्या बनता है? बिल्कुल। शंभूनाथ यादव के पिता थे काशीनाथ यादव, जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। यह भी टाटी नरसंहार में मारे गए थे। अच्छा। जिसके बदले में राजो सिंह की हत्या हुई थी। तो उससे पूरा गर्म जिला है। बिल्कुल गर्म जिला है। हाँ। तो यहाँ फैसला भी गर्म होना है। बिल्कुल होना है। हाँ। तो यह सीट एनडीए फोल्ड में जेडीयू के पास, आरएलएम के पास या एलजेपीआर के पास, यह देखने की बात होगी, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जमुई है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अरुण भारती का जमुई, पुराना चिराग पासवान का भी। तो शेखपुरा में क्या होगा क्या नहीं होगा यह भी बताएंगे हम लोग जल्दी। तो देखिए गर्मा गर्म चर्चा तो हो गई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।